Welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. तो फिर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट सेकंड. यूनिट नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ काइनेमैटिक्स एंड दिस यूनिट कंटेन्स 2 चैप्टर्स. ओके, फर्स्ट वन इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड वन इज अ मोशन इन अ प्लेन. ओके, तो इस यूनिट के अंदर हम 2 चैप्टर्स की स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके बारे में सीखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है. तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है कि फिजिक्स क्या है. ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. अब यहाँ फिजिक्स की पहली ब्रांच की बात होगी. पहली ब्रांच है फिजिक्स की, दिस इज अ मैकेनिक्स. Okay, it is the branch of physics which deals with the study of rest or motion of the material objects. ठीक है ना, रेस्ट और मोशन की स्टडी करेंगे हम लोग मैकेनिक्स में. और इस मैकेनिक्स की भी 3 सब ब्रांचेस हैं. पहली ब्रांच क्या है, स्टैटिक्स है. ओके, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. जब आपके मटेरियल ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे तब हम वहाँ पे स्टैटिक्स की स्टडी करेंगे. ओके, सेकंड ब्रांच है मैकेनिक्स की काइनेमैटिक्स which deals with the study of material object in motion without considering the cause of motion. क्लियर, यहाँ पे काइनेमैटिक्स में हम मोशन की तो बात करेंगे लेकिन मोशन के पीछे का रीजन क्या है वो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा. ओके, और जो तीसरी ब्रांच है आपकी मैकेनिक्स की डायनेमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. क्लियर, तो काइनेमैटिक्स में भी मोशन की बात होगी लेकिन मोशन के पीछे का रीजन नहीं पता चलेगा. डायनेमिक्स में भी हम लोग मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन मोशन के पीछे का रीजन हमें पता होगा. तो आपका जो यूनिट नंबर 2 है इट इज टोटल बेस्ड ऑन काइनेमैटिक्स. You are doing study about the motion but you don't know what was the reason behind that. What is the reason behind that आपको पता ही नहीं चलेगा. ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 काइनेमैटिक्स और ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. यहाँ पे सिर्फ आप सीखेंगे, थोड़ा बहुत काइनेमैटिक्स के बारे में जानेंगे. ओके, अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है. ओके, तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगी रेस्ट के बारे में. रेस्ट क्या है? An object is said to be in rest when it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में वक्त के साथ, तो वो रेस्ट की सिचुएशन कहलाती है. लाइक अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर विद रेस्पेक्ट टू यू, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज इन रेस्ट. क्लियर, you can also consider a book lying on a table with respect to you, so that's why we can say that book is in rest. Clear, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है with respect to their surroundings, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि दिया गया ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है. नेक्स्ट आता है आपका मोशन. मोशन क्या होता है? An object is said to be in motion when it changes its position with respect to its surroundings with the passage of time. तो such a situation is known as a motion. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में वक्त के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन में कहलाएगा. लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ ट्रेन मूव्स ऑन अ रेल. अगर ट्रेन अगर पटरी पे चल रही है और आप ट्रेन के बाहर खड़े हुए हैं तो विद रेस्पेक्ट टू यू द ट्रेन इज इन मोशन. क्लियर, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही है और आप उसको देख रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में वो बर्ड मोशन में होगी. इज दैट क्लियर? तो आई होप सो कि रेस्ट और मोशन के जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गए होंगे. अब यहाँ बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. एग्जैक्टली, रेस्ट और मोशन ये दोनों ही टर्म्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वक्त रेस्ट में है तो एट द सेम टाइम इट इज इन मोशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एट द सेम टाइम इट इज इन रेस्ट. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कि मैंने आपको दिखा कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू यू. ओके, अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये बुक रेस्ट में है, बट विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ अ मून
अगर मून के रेस्पेक्ट में अगर आप उसको देखेंगे तो इट इज इन मोशन, क्योंकि आपकी जो अर्थ है वो तो रिवॉल्यूशन कर रही है कि नहीं। तो जिस वक्त आपकी बुक रेस्ट में है उसी वक्त आपकी बुक मोशन में भी है। क्लियर? यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ लाइक कि आप अपने पापा के साथ गए, आप के पापा आपको लेने के लिए आए, आप कार में उनके साथ बैठ गए और आपकी मम्मी बाहर से बाय बाय कर रही है कि अच्छा बेटा बाय, पापा को भी बाय बाय कर रही है। अब क्या हुआ, आप अपने पापा के साथ बैठे हुए हैं तो आप अपने पापा के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। क्लियर? और आपकी मम्मी बाहर से बाय बाय कर रही है, पापा आपके कार ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं, तो आप अपनी मम्मी के रेस्पेक्ट में क्या हुए, मोशन में हुए। क्लियर? तो रेस्ट और मोशन ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस वक्त रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एट द सेम टाइम रेस्ट में भी होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टर्म आपका आ जाता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। मतलब हमारे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की सिचुएशन है ही नहीं। क्लियर? हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स 24/7 आवर्स उसी टाइम वो टोटली वो मोशन में रहता है। हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि रेस्ट में हो। और अगर ये सिचुएशन आपके पास है कि एब्सोल्यूट मोशन की सिचुएशन है ही नहीं, तो क्या एब्सोल्यूट रेस्ट की सिचुएशन होगी? नहीं होगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। रेस्ट और मोशन को समझने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता करें कि दिया गया ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या फिर वो आपका मोशन में है। ओके, तो दिए गए ऑब्जेक्ट की रेस्ट एंड मोशन की सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेफरेंस पॉइंट का होना नेसेसरी है, लाइक ऑब्जर्वर। ओके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अगर ये दो चीज़ें हैं तो इट मीन्स इट वर्क्स एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? लाइक यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वट एवर इट इज़ अ इंसेक्ट्स, बर्ड, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, और आप इस चाहते हैं कि आप इसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर ले। क्लियर? तो जब तक आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा आप उसकी पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि वो आपका रेस्ट में है या फिर वो आपका मोशन में है। ओके, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इट इज़ अ ऑब्जर्वर। तो आप अपने ही आप को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, तो आप एज अ ऑब्जर्वर वर्क करेंगे। तो आपने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया, और उस रेफरेंस पॉइंट से अब आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रेफरेंस पॉइंट से आपने अटैच कर लिया। अब जैसे ही ये वाला आपका ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच होगा तो जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो आप इस P पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए, एक्स, वाई एंड जेड। क्लियर? अब क्या है, अब आपको यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे एक क्लॉक को अटैच करना पड़ेगा, और क्लॉक को अटैच करने के बाद आप इनके कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। अगर दिए गए तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी में भी चेंजेस हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और अगर इनमें से किसी में भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वक्त के साथ तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सिचुएशन को देखते हुए मोशन को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट क्या है आपका 1D मोशन, दिस इज नोन एज अ 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, 1 डायमेंशनल मोशन क्या है कि इफ ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स used to describe a motion with time is known as a 1 dimensional motion। क्लियर? जब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट
मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सच अ मोशन इज नोन एज अ वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर? यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका वन डायमेंशनल मोशन है। मोशन है स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या है कि इफ 2 out of 3 coordinates used to find out the position of an object with time, तो such a motion is known as a two dimensional motion। ओके, अगर आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इस तरीके का मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। लाइक मोशन इन अ प्लेन, प्लेन में होने वाला मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन कहलाता है। इसमें आपके एप्लीकेशन लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ये आपके टू डायमेंशनल मोशन के अंदर आते हैं। ओके, तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशंस इफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ओके, तो सच अ मोशन इज नोन एज अ थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, स्पेस में होने वाला कुछ जो भी मोशन है, लाइक आपके बर्ड्स फ्लाइंग कर रहे हैं, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के जो मोशन होते हैं वो आपके मोशन इन अ 3 डायमेंशंस में आते हैं। ओके, तो ये सारे मोशंस हैं आपके 1D, 2D और 3D के। अब यहाँ पे बात करते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जो कि काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं, जो कि सिर्फ मोशन करेंगे लेकिन आपको उनके मोशन के पीछे का रीज़न पता नहीं चलेगा। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहले यहाँ बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। पहली आपकी स्केलर है और दूसरी आपकी वेक्टर है। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। ओके, स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लाइक आपका टाइम है, मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं। इट इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। क्लियर? और जो दूसरी है वो आपकी वेक्टर्स में आती हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो अब यहाँ पे वेक्टर्स में कौन सी क्वांटिटीज आ जाएंगी? लाइक आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है, एक्सीलरेशन है। काइनेमेटिक्स में आप इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे खुशी की बात यह है कि आज यहाँ पे हम लोग सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वन ऑफ द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? Distance, it is the total path covered by an object from initial to final position. Like if you want to measure the distance of any object, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ दिए गए ऑब्जेक्ट का टोटल पाथ मेजर कर लेना है, आप डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। क्लियर? तो डिस्टेंस मेजर करने का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल पाथ कवर्ड। लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है कि आप इस बोर्ड को आप 1 मीटर का कंसीडर कर लीजिए और इस बोर्ड पे एक कोई इंसेक्ट यहाँ से यहाँ 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर करी, फिर वो दोबारा से वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया, फिर वो दोबारा से यहाँ पर आ गया, फिर वो चला गया यहाँ पे। मैंने आपसे पूछा कि कितना डिस्टेंस कवर करा, तो आपको क्या करना है? टोटल पाथ मेजर कर लेना है। तो 1 मीटर यहाँ चला, यहाँ से आया 2 मीटर, फिर यहाँ पे 3 मीटर, फिर यहाँ तक 4 मीटर, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? इट इज 4 मीटर। क्लियर? अब डिस्टेंस के कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला क्या है कि डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, जब भी आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे इट मीन्स आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं। ओके, इसकी SI यूनिट मीटर होती है और CGS यूनिट सेंटीमीटर होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। इसको S सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाता है S इक्वल्स टू m0L/t0 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इट नेवर बी जीरो और नेगेटिव। क्लियर? 7 पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। ओके, अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो वक्त के साथ इंक्रीज ही करेगी, ना कि डिक्रीज करेगी। और 8th पॉइंट, इट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, कि डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से ये कभी भी छोटी नहीं हो सकती है। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीकल्स के अंदर जो डिवाइस यूज होती है दैट डिवाइस इज अ ओडोमीटर। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग सीखते हैं सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके,
डिस्टेंस का ही भाई है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है इसका। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो कैलकुलेशन का जो सबसे आसान तरीका है, आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। ओके, लाइक कि इंसेक्ट आपका यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ओके, और फिर यहाँ से चल के वो दोबारा से 1 मीटर यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आया, आप चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, तो फाइनल पोजीशन उसकी कितनी थी? ए पॉइंट था। इनिशियल पोजीशन भी क्या थी उसकी? ए पॉइंट था। ए में से ए चला गया तो कितना बचा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, सो टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन सब्ट्रैक्ट फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि डिस्प्लेसमेंट का अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप लेंथ का ही मेजरमेंट कर रहे हैं। दूसरा, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज कि इसको हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको किससे करेंगे? एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ के साथ 0 भी हो सकता है। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। क्लियर? और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, इट इज ऑल्सो m0L/T0 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करके देखें। सिंपल न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही ईजी है कि आप डिस्टेंस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चंस आते आते हैं एग्जामिनेशन में जो कि हल्का सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। मे बी वैसे इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट नहीं है, ये बहुत ही ईजी पार्ट है आपके फिजिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ करके देखते हैं कि अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम अ पॉइंट ए, और यहाँ पे ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, 3, 4 इन मीटर टू अ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स आर 4, 3, -2 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कहाँ देखना है? वाई एक्सिस के अलोंग देखना है। तो देखो, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो ये वाला होगा, वाई का ये वाला होगा, जेड का कोऑर्डिनेट ये वाला होगा। तो ये वाली जो कहानी है ना, ये -2 और 4, ये 4 और -2, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसकी कोई कहानी बनती नहीं है इस न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर? तो अब आपको क्या पता करना है कि आपको अलोंग अ वाई एक्सिस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस के अलोंग आपको 3 मीटर दे रखा है और यहाँ पे बी पॉइंट पे वाई एक्सिस के अलोंग दे रखा है 3 मीटर। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ए पॉइंट पे वो 3 मीटर चल रहा है अलोंग वाई एक्सिस और बी पॉइंट पर भी वो 3 मीटर चल रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 मीटर प्लस 3 मीटर। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? इट इज 6 मीटर। सिंपल है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ डिस्प्लेसमेंट तो यू कैन सब्ट्रैक्ट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फाइनल पोजीशन तो जाहिर सी बात है बी पॉइंट पर होगी और इनिशियल पोजीशन कहाँ होगी? ए पॉइंट पर होगी। बी पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको? 3। तो फाइनल कितना हो गया? 3। और ए पॉइंट पर इनिशियल कितना दे रखा है वाई कोऑर्डिनेट? इट इज 3। तो 3 फाइनल माइनस इनिशियल 3, तो व्हाट विल बी दिस वन? इट इज 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 मीटर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। अ कार मूव फ्रॉम -20 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर then to -10 kilometer. ओके, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ कार। ओके, यहाँ पर इसने यहाँ पे 0 0 0 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। यहाँ पे वाई और जेड एक्सिस का भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या है? स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, तो आपने अलोंग एक्स एक्सिस एक रोड बना ली। ओके, ऑरिजिन आपने कंसीडर कर लिया कि ओ पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे जब आप तो पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यूज आपकी
निगेटिव होती हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, अ कार मूव फ्रॉम -20 0 0, तो यहाँ से 0 से माइनस यहाँ पर होगा ना, तो दिस विल बी -20 0 0। ओके, टू 20 0 0, तो प्लस साइड में आ जाएगा, तो दिस विल बी 20 0 0। ओके, उसके बाद यहाँ आने के बाद पहले कार ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ यहाँ गई, उसके बाद देन टू -10 0 0, फिर ये टर्न होके कहाँ पर आ गई, -10 0 0 पर आ गई। ओके, सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। आपको क्या करना है, आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो पाथ आसानी से आप कवर कर सकते हैं। यहाँ से इसने कितना चला, 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से आया यहाँ पे 20 किलोमीटर, तो 20 + 20, फिर इसने टर्न करा, टर्न करके यहाँ तक आएगा तो कितना चलेगा, 20 चलेगा, और यहाँ तक -10 तक आने में कितना चला, 10 चला, तो 20 + 20 + 20 + 10, तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, दिस विल बी 70 किलोमीटर। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन में से आप इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे फाइनल कितना दे रखा है, यहाँ पे आके रुक रहा है -10 पर, तो फाइनल कितना है, -10। क्लियर, और फिर माइनस करना है आपको इनिशियल पोजीशन को। इनिशियल पोजीशन कितनी है, -20, तो -10 और माइनस, और यहाँ पे ये -20, तो व्हाट विल बी दिस वन, इट विल बी +20, तो -20 + 20 कितना हो जाएगा, इट इज़ 10 किलोमीटर। और भी न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, इसलिए अभी एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस r, इट स्टार्ट्स फ्रॉम a एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Calculate distance and displacement traveled by the particle from point A to B and in complete one revolution। ठीक है ना, कोई एक पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवोल्यूशन कर रहा है। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है कि A से B तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया और A से B तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और साथ के साथ कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस हुआ। ओके, अब यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहले हमें पता करना है A से B तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो A से B तक ये गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये A से B तक ये वाली जो होगी डिस्टेंस जो आपकी ब्लू कलर में है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ओके, तो यहाँ से लेके जब ये पूरा कंप्लीट करेगा तो इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। ओके, और 1/4 पार्ट तक ये कवर कर रहा है, तो इट विल बी 4, तो 2πr डिवाइडेड बाई द 4, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट विल बी πr/2। क्लियर, अब आपको पता करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, लॉन्गेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, वेर यू ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम A to B, तो यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ जब आपका निकालेंगे तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी OA² + OB²। तो OA कितना है, यहाँ पे रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, R दे रखी है। ओके, तो R², और ये वाली भी रेडियस कितनी है, जाहिर सी बात है सर्किल है तो R ही होगी, तो R² + I² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R²। यहाँ से आप 2R² हो गया, तो 2R² इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी R√2। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देख लीजिए इन अ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, ए से स्टार्ट करेगा और यहाँ से रोटेट होके सीधे ए पर ही आएगा, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल सर्कमफ्रेंस, और आपका सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 2πr। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ईजी है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को आपको माइनस करना है। फाइनल पोजीशन ए है, इनिशियल पोजीशन भी ए है, तो फाइनल भी ए है, इनिशियल भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इजी है कैलकुलेट करना। अब अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कार्स ओडोमीटर रीड्स 10,500 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 10,700 किलोमीटर एट द एंड। डिटरमाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, आपको बोला गया कि आप कार में बैठ के गए, आपने ओडोमीटर में पढ़ा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है पहले से 10,500, और उसके बाद उसने जो ट्रिप का एंड किया वो 10,700 किलोमीटर पे ट्रिप का एंड कर दिया। अब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी
टोटल पाथ, तो यहाँ से 500 से लेके यहाँ से 10,700 किलोमीटर तक कितना चलेगा, दिस इज 200 किलोमीटर, तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा, दिस इज 200 किलोमीटर। देन यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल कितना है 10,700, फाइनल कितना है, सॉरी इनिशियल आपका 10,500 है, ये फाइनल कितना है 10,700 है। आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस करा तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, इट इज 200 किलोमीटर। क्लियर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बनते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके देखना है। एक क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड देख लीजिए कि इसमें पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज पॉसिबल, कौन सा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपका पॉसिबल है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो डिस्टेंस है मूविंग ऑब्जेक्ट की, इट इज ऑलवेज बी इंक्रीज विथ टाइम। ओके, मतलब क्या है कि टाइम के साथ वो डिस्टेंस इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम आपका बढ़ रहा है, टाइम आपका बढ़ रहा है और साथ के साथ डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, देखते जाइए डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ग्राफ तो आपका पॉसिबल है। क्लियर। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है और टाइम भी आपका बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होती जा रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में दिस ग्राफ इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम हुई, देखो यहाँ टाइम बढ़ता चला जा रहा है, ओके, और डिस्टेंस यहाँ देखो कम होती चली जा रही है। ओके, तो वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, तो ये चीज डिस्टेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होगा, जिसमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कम हो रही है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जहाँ पे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ सीख लिया। अपकमिंग वीडियोस आपको स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखने हैं, लाइक आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इनसे रिलेटेड आपको सब कुछ सीखना है। तो जब आप ये जान लेंगे, उसके बाद हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।